हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज दिसंबर मंथ की मैगज़ीन विज़न IS की आ गई है और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कल मैगज़ीन आ गई थी और उस मैगज़ीन को मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। टेलीग्राम आप ज्वाइन करके वहाँ से मैगज़ीन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टडी फॉर ISPCS, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ उस लिंक से। और आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने टॉपिक की, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। पहले आर्टिकल से शुरुआत करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है। आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित जो भी अधिनियम थे अब वे हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। और जो 3 संशोधन हुए उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐतिहासिक सुधार हुआ था और ये मेंस में भी सवाल बनने की यहाँ से पूरी संभावनाएँ हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सारे करंट अफेयर्स का टेंशन दूर करके सब कुछ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो 6 महीने की मैगज़ीन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से 6 महीने की मैगज़ीन का रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल है आपराधिक कानून में सुधार संबंधी अधिनियम, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट। सुर्खियों में क्यों रहा ये जानते हैं कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें आमूलचूल सुधार के लिए 3 विधेयकों को मंजूरी दी। मतलब उसमें जो भी आपराधिक न्याय प्रणालियां हैं, जैसे IPC थी, ठीक है, CRPC थी जब आप FIR लिखवाते थे, ठीक है, और साक्ष्य अधिनियम था जो भी एविडेंस एक्ट था, ठीक है। उसमें सुधार के लिए 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी थी, ठीक है। अब ये विधेयक जो है क्या हो गए, अब कानून बन गया। यानी लोकसभा से पहले पास कर दिया गया था, फिर राज्यसभा से पास हुआ, फिर राष्ट्रपति ने जो है उसको मंजूरी दे दी, तो अब ये कानून बन चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 अधिनियम कौन कौन से हैं, तो IPC है, यानी IPC 1860 यानी भारतीय दंड संहिता जो है उसकी जगह क्या बनाया गया है, भारतीय न्याय संहिता। यानी आपको शब्दों पर गौर करना है, भारतीय दंड संहिता की जगह क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की जगह क्या हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह क्या हो गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। उसमें मतलब उसमें जो ये एविडेंस एक्ट है उसमें जो है उसका संशोधित रूप जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उसको कहा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये कानून कब लाए गए थे, तो IPC ये सवाल ये पूछ सकता है वनडे एग्जाम्स के लिए भी या फिर प्रीलिम्स में भी। तो करेगा क्या, कैसे सवाल पूछ सकता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए कि वो ऐसे पूछ सकता है कि जो 1860 है, ठीक है, इसके साथ साथ क्या पूछेगा 1973 और 1872, ठीक है। ये सन को आपको ध्यान देना है। अब आपको करना क्या है, 1860 में क्या है, IPC है, ठीक, और 1973 में क्या है, CRPC है, ठीक, और IEA में क्या है, 1872 जो है IEA, ठीक है, IEA यानी इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये बात आती है कि इनको क्या करेगा, क्रम पूछ देगा। तो क्रम में आपको ध्यान देना है कि पहले IPC आया, उसके बाद क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट आया था, उसके बाद जो है CRPC आया था, ठीक है। तो क्रम आपको याद करना है, क्योंकि ये होता है क्रम या मैच दी कॉलम में बन जाए या क्रम ऐसे ही निर्धारित करने के लिए दे दे। आपको ध्यान देना है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो आपराधिक कानून में सुधार के लिए 3 विधेयक पारित किए गए थे, यानी उसको मानसून सत्र में इसको अगस्त में पेश किया गया। उससे गृह मामलों की जो अस्थायी समिति है उसके पास विचार के लिए भेजा गया था। जो अस्थायी समिति ने, जो गृह मामलों की अस्थायी समिति थी, उसने कुछ सुझाव दिए, तो उसको सुझाव को शामिल किया गया और उसके बाद फिर जो है दिसंबर में नए विधेयक को पेश करके और वहाँ पर पारित करा लिया गया। तो ये बात उठती है कि जो आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ये सवाल मेंस में बन सकता है, यहाँ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में सवाल बन सकता है यहाँ से कि आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले पास तो कानून था ही हमारे पास, लेकिन अब क्यों सुधार की आवश्यकता पड़ी है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो आवश्यकता पड़ी है ना, इसी का सवाल बनेगा कि क्यों आवश्यकता पड़ी। तो ये मेंस में सवाल बने, इससे पहले आपको सब कुछ समझ लेना है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली का क्या करना था, आधुनिकीकरण करना था, उसको मॉडर्नाइज करना था। किस प्रकार से, जैसे कि IPC भारतीय साक्ष्य अधिनियम CRPC था, उसको किसने लागू किया था, अंग्रेजों ने लागू किया था, ठीक। तो वो जो प्रावधान क्या थे, वो हमारे औपनिवेशिक काल से यानी स्वतंत्रता से पहले के जितने प्रावधान थे, कहीं न कहीं अक्षरशः उन सारे प्रावधानों को जो है हम स्वतंत्रता के बाद भी उसको अपनाते आ रहे थे,
ठीक। तो जो मौजूदा बदलाव हो रहा है समाज में, जिस प्रकार से बदलाव हुआ है, स्वतंत्रता के बाद से स्थितियां बदली हैं, समाज बदला है, भारत के जो भारत का जो नागरिक है वो भी किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अब जो कानून मान लीजिए कि स्वतंत्रता से पहले था, वो किस लिए था? वो अंग्रेज भारतीयों का दमन करने के लिए था। अब क्या है, भारतीय जो है अब तो विद्रोह तो कर नहीं रहे, राजद्रोह जो है उनके लिए अलग अभी वो था, वो भी एक विवाद का मुद्दा था। तो जो कुछ जो है भारतीय नागरिक की भागीदारी थी वो स्वतंत्रता के बाद से बदली है। तो इसी कारण से ये मानदंड और नियम जो था वो उसको क्या था, भारतीय जो परंपरा है, भारत की वर्तमान स्थितियां हैं उसके अनुकूल नहीं थी। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी था ताकि एक जो समाज है, वर्तमान विकसित समाज है, विकसित भारत है, ठीक है, उसमें क्या हो, एक अनुकूल न्याय योग्य आपराधिक प्रणाली को समाहित किया जा सके और आधुनिक तकनीकों को एकत्रित वहाँ पे करके, जो उसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो साक्ष्यों को एकत्रित करने में, और जो है न्यायिक प्रणाली को मजबूत किया जा सके। तो इस प्रकार की यहाँ पे बात की जा रही थी, ठीक है। न्यायालयों में जो भी जो लंबित जो मामले थे उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि न्यायालय में है क्या कि जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और संसाधनों की कमी कारण क्या था कि लगभग जो है बहुत सारे मामले जो थे वो पेंडिंग थे। विचाराधीन कैदी, जो हमने तो कई बार इस पर आर्टिकल भी इस पर बहुत सारा लिखा है जागरण में और अन्य जो अखबारों में, इस पर मेरा काम भी रहा है आपराधिक न्यायिक प्रणाली पे और जेल सुधार पे। तो विचाराधीन कैदी क्या थे, वो जेलों में लगभग बंद थे। विचाराधीन कैदी वे कैदी होते हैं जिनको जो है, जिन पर FIR है पर उन पे अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है और हालांकि वो जेल में है, ठीक है। मान लीजिए इनके पर आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है पर अभी वो जेल में है, वही विचाराधीन कैदी होते हैं। अगर सजा भुगत रहे हैं तो वो तो सजा याफ्ता कैदी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन विचाराधीन कैदी वो होते हैं जिनको जो है सजा जो अभी तक उसको दी नहीं गई हो। इसी पर UPSC 2023 में सवाल बना था जेल पे पूछा था। सवाल क्या था, जेल हमारे राज्य सूची का विषय है, इस पर एक स्टेटमेंट था और जेल संबंधी 2-3 स्टेटमेंट होता 2023 का ही पेपर में था, ठीक है। तो जेल सुधार पे मैंने आर्टिकल लिखे थे उस पर, और डायरेक्टली उसी आर्टिकल से जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन गए थे 2023 में, और मैंने उसको शेयर भी किया है। जब जेल सुधार वाला आर्टिकल मैं पढ़ा रहा था आपको पिछले मंथ्स की मैगजीन पे, यानी सितंबर या अगस्त में मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया था। तो दोष सिद्धि में दर में वृद्धि के लिए यानी होता क्या है कि जो भी न्याय प्रणाली में कमियां थी, साक्ष्य का अभाव, ठीक है, अभियोजन पक्ष के संबंध में जो भी बचाव में दलीलें थी वो कमज़ोर थीं, या उसको दोष सिद्ध करने की जो दलीलें थी वो सिद्ध होती थी। जो होता क्या था कि जो अभी न्याय था वो कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स थे। इसी कारण से लगभग 50% मामलों में जो अभियुक्त था और जो अपराधी था वो दोष सिद्ध नहीं हो पाता था। तो इसमें क्या कारण थे, अपर्याप्त फॉरेंसिक जांच था, पुलिसिंग संबंधी कमियां थीं और कानून को लागू करने में शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभाव आदि था। तो इसी कारण से जो है दोष सिद्धि दर था वो कम था। तो यानी उसको बढ़ाना बहुत जरूरी था, इसलिए जो इसमें सुधार करना आवश्यक था। जो अलग अलग उच्च स्तरीय समितियां थी उसी सिफारिशों में शामिल था। जैसे कि उसमें क्या है कि जैसे गिरफ्तारी, अपराध योग, सिक्योरिटी, जमानत, मृत्युदंड, इससे संबंधित जो भी विधि आयोग थी, मलिथम समिति 2003 थी और न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2013 थी। इसमें सिफारिशें ये की गई थी कि जो है कि कहीं ना कहीं आपराधिक न्यायिक प्रणाली को आमूलचूल परिवर्तन करके औपनिवेशिक काल से हमें स्वतंत्र भारत की एक अपनी खुद की जो है कानूनों का गठन करना चाहिए, बनाना चाहिए, उसको कानूनों को लागू करना चाहिए। तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2013, ठीक है, मलिमत समिति और विधि आयोग, ये सब जो है आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। यही आपका वैल्यू एडिशन होता है आंसर राइटिंग में। तो ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब ये सुर्खियों में था। हालांकि उसी आर्टिकल के जो अम्ब्रेला तले यानी उसको उसी के छत्र छाया तले 3 आर्टिकल अब हमको पढ़ने हैं। यहाँ से 3 आर्टिकल समझना है इसी के बारे में, तीनों जो संशोधन हुए हैं तो इसके बारे में डिटेल से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता यानी जो IPC की जगह लाई गई है भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में पढ़ना है कि भारतीय न्याय संहिता 1860 को क्या है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 से उसको प्रतिस्थापित किया गया है। अब ये क्या है, जो IPC क्या है, देश में जो दंडनीय अपराध हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, उसके लिए क्या है, ये एक प्रमुख कानून होता है। क्रिमिनल जो भी क्राइम होंगे, ठीक है, क्रिमिनल चीज़ें होंगी, उसके लिए क्या है IPC प्रमुख प्रावधान होता है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि आप समझिए कि कैसे ये जो है IPC बना, ठीक, उसके बाद क्या फिर चीज़ें हुई और इसके बाद क्या चीज़ें हुई, ठीक। तो पृष्ठभूमि इसकी ये है कि IPC जब था 1860 से पहले, उसमें क्या था कि भारतीय दंडिक कानूनों में संसदीय चार्टर व अधिनियम थे, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन थे, हिंदू विधि था, ठीक है, हिंदू विधि, हिंदू लॉ, मुस्लिम कानून थे और जो भी
प्रथागत कानून यानी होते हैं कि जो प्रथाएं और जो परंपराएं चली आ रही हैं उन सारे जो कानून थे। तो आईपीसी 1860 से जो बना था उसके पहले इन सारे कानूनों की जो है उसकी मदद से जो है आपराधिक जो एफआईआर्स होते थे या जो कुछ भी अपराध होते थे उसके बारे में यहाँ से निपटा जाता था। ठीक है, इसके बाद पहला विधि आयोग बना 1834 में। किसकी अध्यक्षता में बना था? तो मैकाले के, लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। ये आपका खुद में ही प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य यही मात्र था कि कानूनों का हमें मॉडर्नाइजेशन करना है, नागरिक जो सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज को औपनिवेशिक शासन के अधीन लाना है। सिविल सोसाइटी में क्या क्या आते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। सिविल सोसाइटी के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया है। ठीक है, तो इस आयोग ने 1837 में 34 में बना और 1837 में आईपीसी का मसौदा तैयार किया। यह मसौदा किस पे था? ब्रिटिश कॉमन लॉ पे था। इसमें क्या था कि भारतीय कानूनों की अनदेखी करके ब्रिटिश की जो कानून थे वो वहाँ पे लाए गए थे। किसमें? आईपीसी में। मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। यह आपको ध्यान देना है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, फिर 1857 का जब सैन्य विद्रोह हुआ, यानी कि जो 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह पढ़ते हैं, ठीक है, प्रथम प्रयास भी बोलते जानते हैं उसको, तो उसमें क्या था, उसके बाद संशोधन किए गए और आईपीसी की जो कानून था उसको 1857 की विद्रोह कारण भी कानूनी रूप देने में देरी हुई थी। फिर 1857 के सैन्य विद्रोह और जो 1858 उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश राजशाही के तहत प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला गया जो शासन व्यवस्था थी। पहले कंपनी थी, अब यहाँ पे ब्रिटिश का जो राजशाही था वो डायरेक्ट जो है कंट्रोल करने लगा। तो 1860 में आईपीसी को कानूनी रूप दिया गया और 1862 में इसको लागू कर दिया गया। अब आईपीसी 1860 को लागू होने के बाद क्या हुआ, तो कुछ वर्षों में आईपीसी में क्या है, नई अपराधों को शामिल करने, उन धाराओं में संशोधन करने और जो कृत्य को अपराध घोषित करते हैं उसमें और दंड की मात्रा में बदलाव करने के लिए संशोधित किया गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि विधि आयोग की कई सारी रिपोर्ट्स आई थी कि जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, खाद्य पदार्थों में मिलावट, इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने शेयर भी किया था इस पर। आप टेलीग्राम जाइएगा, उसमें फोटोज़ वाले में देखिएगा कि वहाँ पे मैंने जो एडल्टरिंग वाला प्रोसेस था ना, फूड एडल्टरिंग, उस पर मैंने बहुत बार आर्टिकल लिखा, 3-4 आर्टिकल मैंने इस पर लिखे थे, बहुत बेहतरीन था। खाद्य पदार्थों में मिलावट, फिर उस पर भी मतलब संशोधन हुए थे। मृत्युदंड पे, इन सारे पे क्या है कि आईपीसी में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी विधि आयोग द्वारा। और अन्य जो रिपोर्ट्स कमेटी जो आपने देखा ना इसमें कि जो वर्मा कमेटी और मालिमत समिति, तो इससे क्या हुआ कि जो है जब लागू होने के बाद क्या है कि बहुत सारे जो है स्वतंत्रतावाद इसमें ये भी सब चले आ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें अपराधों को शामिल करना था, बहुत सारे जो नए जैसे साइबर अपराध आ रहे हैं, जैसे नए जो है परिभाषाएं आ रही हैं, समाज जिस तरह से अपना प्रतिरूप चेंज कर रहा है, जिसमें जिस तरह से संशोधन हो रहा है सब चीज़ें, उस वक्त से क्या थे कि धाराओं में संशोधन करना पड़ता था। किसी चीज़ को अपराध घोषित करना है, किसको नहीं करना है, दंड की मात्रा में कितनी बदलाव करनी है, कितनी मात्रा में दंड देना सही होगा, इन सब बार बार संशोधन करने से अच्छा था कि एक बार हम लोग खुद का जो है ये इसको तैयार करने। तो इसका सिफारिश विधि आयोग कई रिपोर्ट में कर रही थी। तो इसी पर जो है ये भारतीय न्याय संहिता 2023 को बनाया गया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है उसको हम लोग समझते हैं, आर्टिकल खत्म। ठीक है, तो प्रावधान ये है कि सामुदायिक सेवा, इसमें क्या है, पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, सब देख लीजिएगा सब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आर्टिकल इसको पूरे सेपरेट करा रहा हूँ। और मैं सोचा था कल से क्लास कराने के लिए, क्योंकि कल 1 फरवरी है, तो कल 1 फरवरी है, तो वही सोचा था कि मैं कल बजट भी आएगा तो कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, पर सोचा कि नहीं, इसको पहले मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि क्या है कि ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इस पे जो है सवाल बनने की पूरी संभावना है, इसलिए सेपरेट एक क्लासेस का ले लेते हैं। तो इसमें सामुदायिक सेवा क्या है कि छोटे मोटे अपराध के लिए दंड के रूप में पहली बार जो है जो सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है। मतलब आप किसी भी सामुदायिक सेवा करेंगे, कोई आप जैसे कि आपको दंड दे करके आपको कारागार में बंद नहीं किया जाएगा। ये मैंने आर्टिकल में लिखा था इस बार कि एक जो जेल सुधार का था, जेल था, उस जेल सुधार में मैंने इस आर्टिकल में लिखा था कि देखिए होता क्या है कि जो भारत की जो जेल में बंद है, जो युवा आबादी है, यानी उसमें क्या है 70% लगभग जो है उसमें युवा आबादी, हमारे जो है कारागार में जो बंद लोग हैं उस युवा आबादी है। उसमें क्या है कि उसमें 70% में से लगभग 45% ऐसे हैं जो पेशेवर अपराधी नहीं होते हैं, पेशेवर अपराधी नहीं है। मतलब यह है कि जो उनका अपराध पेशा नहीं है, गलती से, अनजाने में या फिर किसी तरह से किसी कारणवश जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं उस वजहों से जो है उनसे अपराध हुआ और वे अपराध के कारण जेल में है। तो हालांकि वो पेशेवर अपराधी नहीं है, तो छोटे मोटे जो भी अपराध होंगे उनके लिए जेल में बंद कर देना और उनकी जो जीवन को जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनका प्रोडक्टिविटी जो योगदान दे सकते हैं अर्थव्यवस्था में, समाज में, कंट्रीब्यूशन में, जिस तरह से वो जो अपने जीवन यापिका शुरू कर सकते हैं, जिस तरह से जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग मार देते हैं। ठीक है,
हालांकि जेल में भी जो होता है वो कारागार में भी आप जाकर कभी देखें तो वहाँ पे सब चीज़ें होती हैं। मैं तो कई बार देखा भी हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मैं जुड़ा हुआ था इसमें, तो मैं देखा था उसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे कार्य करने होते हैं, और वहाँ उसके बदले उनको वेतन मिलता है, पैसे मिलते हैं, उसकी वजह से उनको जो है खाना पीना वगैरह जो सिस्टम बनता है उनका बनता है। तो हालांकि क्या है कि उनको अब छोटे मोटे अपराध के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा कराई जाएगी। ये बहुत जो है प्रोग्रेसिव अप्रोच इस बार इसमें आईपीसी में अपनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा था कि इसको जो है बदल करके जो पेशेवर अपराधी नहीं है उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के उसी के रूप में सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के खिलाफ जो लैंगिक अपराध है इसमें यह उपबंध किया गया कि यदि 18 वर्ष की कम आयु के साथ नाबालिग के साथ अगर सामूहिक बलात्कार होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसको आजीवन कारावास मिलेगा। जो छल कपट जो धोखे से किसी भी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के जो अपराध है उसको भी अपराध के मामले में रखा गया है। पहले अपराध नहीं था मतलब उसमें ये सब चीज़ें थी कि उसको मतलब उस तरह से उसको सीरियसली लिया नहीं जाता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि उसको छल कपट या जो ये चीज़ें ना कि छल कपट धोखा झूठे वादे, ये 3 जो शब्द है ना ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं शब्द किसी भी चीज़ों में। ये था राजद्रोह, सेडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सब चीज़ छोड़िए, सेडेशन पर देखिए, यहाँ से सवाल भी बने हैं और ये आपको देखेंगे तो हर बार ये हर साल न्यूज़ में रहता है। इस पर हर साल जो है आर्टिकल पढ़ने को मिलता है। आप इसको पढ़िए पहले। तो सेडेशन क्या है कि इस संहिता में जो आईपीसी की धारा थी 124A, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी 124A लिखा है। स्पेक्ट्रम जिसने भी अच्छे से पढ़ी होगी वहाँ 124A के बारे में लिखा गया है। तो आपको पता होगा जिस संदर्भ में वहाँ लिखा गया है, आप जानते हो किस तरह से वहाँ पे दमनात्मक जो कार्रवाई, कठोर कार्रवाइयाँ थी वो किसके लिए थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सिपाही मतलब सेंस की जो भी क्रांतिकारी लोग थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके खिलाफ जो है आईपीसी जो है 124A लगाया गया था। हालांकि वो कौन सा काल था, वो औपनिवेशिक काल था, यानी हम लोग गुलाम थे, स्वतंत्रतावाद इसकी क्या आवश्यकता थी, पर ये चला आ रहा था। तो इसी कारण से जो है अब क्या है कि इसको हटा दिया गया है। ठीक, अब इसके बजाय क्या होगा, इसके बजाय दंड का प्रावधान होगा। और कौन कौन सी दंड होंगे किस गतिविधियों पे, तो ये कौन कौन से जो प्रावधान होंगे उस पर, मतलब किन किन कृत्यों पे दंड होगा, तो अलगाववादी गतिविधियों पे, सशस्त्र विद्रोह यानी कि मतलब हथियार के साथ विद्रोह कर दें, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा दें। ठीक है, अलगाववादी जो भावनाएं उसको गतिविधियों को बढ़ावा दें, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को खतरे में डालें। और इन अपराधों में क्या है, शब्दों या संकेतों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का प्रयोग करना आदि शामिल होते हैं। आतंकवाद तो क्या है, आतंकवाद को ऐसे कृत्य के रूप में इसमें परिभाषित किया गया है जो क्या करे, देश की एकता अखंडता सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को या भारत या अथवा अन्य देश में लोगों के खिलाफ क्या भय पैदा करे। ठीक है, इसमें आतंकवाद की परिभाषा है। इसमें संगठित अपराध की परिभाषा की गई है, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, इसमें क्या है कि निरंतर गैर कानूनी गतिविधियां, जैसे क्या है अपहरण हो गया, ठीक है, जबरन वसूली हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेकर के हत्या कर देना किसी की, भूमि पर कब्जा कर लेना। और यहाँ बात ध्यान देना है, भूमि पे कब्जा करना और साइबर अपराध, ये 2 शब्द ऐसे हैं, यहाँ आपको फोकस नहीं करेंगे तो आप गलती कर देंगे प्रीलिम्स में। भूमि पे कब्जा करना, ठीक है, और साइबर अपराध, ये और वित्तीय घोटाला, ये क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम बना दिए गए हैं। साइबर अपराध अगर होता है तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम है, वित्तीय घोटाला होगा वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, और किसी भूमि पे कब्जा अगर करते हैं आप तो वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। ठीक है, हिंसा धमकी या अन्य जो गैर कानूनी तरीके हैं उसमें भी अपराध करना, किसी के लिए क्या है, भौतिक या वित्तीय लाभ करने के लिए अपराध करना, या सदस्य के रूप में किसी भी आपराधिक सिंडिकेट में अकेले या ज्वाइंट रूप से कार्य करना, ये सब चीज़ें थी। आप जानते हैं, यही बता रहा था मैं आपको ना कि आईपीसी की जो 1870 की जो धारा थी 124A, उसमें सेडेशन से प्रावधान था। ये कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर कौन राजद्रोह का आरोप लगा था, जैसे बाल गंगाधर तिलक पे लगा। ठीक है, 1908 में लगा था, ये इसी पर वहाँ पे स्पेक्ट्रम में जिक्र है। महात्मा गांधी पर भी सेडेशन लगा, कब, 1922 में असहयोग आंदोलन के बाद जब गिरफ्तार किए गए थे उन पर। और जवाहरलाल नेहरू पर भी 1930 में लगा, वो भी जेल में गए थे। ठीक है, तो जो आप सेडेशन का एक्ट जो है बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस पर लगा था। स्पेक्ट्रम में इसका जिक्र अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा। किसी भी समूह द्वारा क्या है, किसी भी कुछ आधारों पर हत्या या गंभीर चोट पहुंचाना, इस पर क्या होगा, यानी कि जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास, धर्म या किसी आधार पर हत्या करता है, गंभीर चोट पहुँचाता है, तो प्रत्येक सदस्य को हत्या के मामले में मृत्युदंड होगा या आजीवन कारावास या जुर्माने होंगे, तथा
गंभीर चोट पहुंचाया अगर तो उसमें 7 वर्ष की कारावधि होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये प्रावधान आईपीसी में है। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो भारतीय निष्कर्ष में ये बहुत अच्छा निष्कर्ष है। अगर आपको मेंस का लिखना है आंसर तो इसमें ये निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने तैयार किया है। वो आईपीसी कौन था? उसको अंग्रेजों ने तैयार किया था। मैकाले की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, प्रथम विधि आयोग जो बना था, प्रथम विधि आयोग बना था 1834 में, उसने बनाया था, उसने प्रस्तावित किया था। ये लोकतांत्रिक रूप से भारत की निर्वाचित सरकार ने तैयार किया है। इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है? लोगों को न्याय देना है। यही लगभग 160 साल पहले जो थी आईपीसी, वो क्या था? उसको औपनिवेशिक सरकार ने तैयार किया था। उसको उद्देश्य लोगों को न्याय देना नहीं बल्कि दंडित करना था। तो दंड से हम लोग क्या बढ़ रहे हैं? दंड से हम लोग दंड देने के बजाय हम लोग जो है सुधारवादी जो प्रक्रम या प्रक्रिया है उसमें हम लोग न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, सुधारवादी प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। सामुदायिक सेवा की वजह से क्या है? उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जो है हमें हमारे अंदर सामुदायिक सेवा का भाव विकसित होगा। हम अपराध करेंगे तो भी तो उसमें यह बिल्कुल हमारे मन के मतलब देखिए होता क्या है कि अगर आप अपराध करते हैं, जेल जाते हैं और अपराध होने के बाद जेल में क्या आपको मिलता है? लोग होते हैं कि अब कहते हो ना, आपने गांव गली में भी चाहे अपने आसपास सुनता हो कि जेल गया अरे वो तो और बड़ा अपराधी हो जाएगा। पर होता क्या है? वो आपराधिक सुधार प्रक्रिया, सुधारगृह बोलते हैं, जेल को सुधारगृह बोला जाता है। पर सुधारगृह को जाए और क्या होता है? वो नरक बन जाता है एक तरह से। तो उसी मानसिकता से बाहर निकलने की ये तैयारी है कि सुधार के रूप में जो है सुधारवादी प्रक्रियाएँ हैं ये। ठीक, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये दूसरा आर्टिकल है जिसपे सीआरपीसी की जगह जो है इसको लाया गया है। तो सीआरपीसी जो है यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के जगह पे स्थापित किया गया है। इसमें क्या है? कई सारे अपराधों के लिए जो है अधिनियमों के तहत क्या है? अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन और बेल की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आप जानते हैं, आप देखिए यहाँ पे जेल सांख्यिकी का रिपोर्ट, ये इस पर मैंने आर्टिकल लिखा हुआ, इस पर मैंने आर्टिकल करा दिया, मैंने आपको आर्टिकल इस पर टेलीग्राम पे भेजा हुआ अपना खुद का मैंने, और ये जागरण में पब्लिश था, जनसत्ता में था, बहुत सारे जो बड़े बड़े अखबार हैं उसमें था ये। तो विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या कितनी है? लगभग जो है 4.3 लाख है विचाराधीन कैदी, मतलब जिनको सजा नहीं हुई है बट जेल में बंद हैं वो। ठीक है, अब ये क्या है कि अभी बता रहा था ना जो आपको कि 75%, ये 75% डेटा हो गया आप तो मैंने कुल कैदियों की संख्या कितना है? विचाराधीन कैदियों की संख्या 75%, यानी जिसको क्या है कि अभी जो है सजा नहीं मिली है पर वो जेल में बंद है, यानी जो सक्सेस रेट है वो क्या है? बिल्कुल कम है, 25%, यानी 25% लोगों को ही मात्र सजा मिली है, 75% उसमें से बिना सजा वाले कैदी हैं। और क्या है कि 11,000 से ऐसे विचाराधीन अधिक कैदी हैं जो 5 वर्ष अधिक जो है अलग अलग जेलों में बंद है। तो ये भी समस्याएं हैं सब। तो सीआरपीसी का उत्पत्ति देखते हैं, सीआरपीसी के प्रमुख प्रावधान देखेंगे। ठीक, इसके बाद निष्कर्ष, इसके बाद हम लोग भारतीय साक्ष्य संहिता पे आएंगे। तो सीआरपीसी का प्रमुख यह है उत्पत्ति कैसे हुई थी कि सीआरपीसी को जो है ब्रिटिश शासन के अधीन 1861 में अधिनियमित किया गया। उसके बाद 1872 और इसके बाद जो है 1882 में कई सारे जो है नई संहिताएं इसमें जोड़ी गई, कई सारे संशोधन हुए और इसके बाद महत्वपूर्ण संशोधन 1898, 1923 और 1955 में किए गए। तो 1973 में कौन सा आया? फिर जो अभी सीआरपीसी जो इसमें संशोधन किया गया वो कौन सा था? 1973 था, सीआरपीसी 1973। तो भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 41वीं रिपोर्ट में इस संहिता में क्या बोला? व्यापक स्तर पर संशोधन करने की सिफारिश थी। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? सीआरपीसी 1973 का निर्माण हुआ था। तो भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके प्रमुख प्रावधान को पहले देखते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि विचाराधीन कैदियों की हिरासत, यानी इस तरह की पहली बार अगर देखिए इसमें अगर यही बात मैं आपको बोल रहा था कि यदि क्या है कि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि की 1/3 अवधि को कारावास में बिता लिया है तो जमानत पर उसे रिहा किया जाएगा। मतलब क्या है? अगर मान लीजिए पहली बार किसी व्यक्ति ने अनजाने में या जो परिस्थितियाँ थी उसके रूप उत्पन्न, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको 2-4 थप्पड़ मार दिया और आपने गुस्से में उसको 1 थप्पड़ मार दिया, पता चला वो मर गया, तो क्या आप अपराधी होंगे? पेशेवर अपराधी हैं? नहीं, पर क्या थी वो परिस्थितिजन्य स्थितियाँ थी, वो हुआ। अगर मान लीजिए आप उसके बाद आप जेल में बंद हो गए और आपके लिए सजा का प्रावधान कितना है? आपके लिए सजा का प्रावधान है 12 साल। ठीक, और उसमें से आपने जो है 4 साल आपने बिता दिए हैं, तो क्या हुआ? 1/3 आपने समय बिता दिया है और सजा कब हुई है? 5वें साल में जा करके, तो आपको जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा। या फिर जो है अगर सजा अगर मान लीजिए नहीं भी हो रही है तो आपको जमानत पे 1/3 अगर आपने सजा की अवधि को काट लिया है तो आपने उसको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये भी है। यह प्रावधान किस पे लागू नहीं होगा? यानी कि जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा पाने वाले होंगे उस पर, ऐसे व्यक्ति जिसमें क्या 1 से अधिक अपराधों में कार्रवाई लंबित हो, यानी 1 से अधिक अपराध होगा तो उस पर लागू नहीं होगा। मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा जो पाए जाएंगे उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है। मेडिकल जांच, इसमें क्या है कि कोई भी पुलिस
अधिकारी विशेष मामलों जैसे बलात्कार के आरोपी को मेडिकल जांच करने का अनुरोध कर सकता है। फॉरेंसिक जांच यानी है कि इसमें सभी अपराधों के लिए क्या है, फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसी पे विवाद हो रहा था। संसद की अगर आप कार्रवाई को देखें तो संसद की कार्रवाई में जब ये कानून पास किए जा रहे थे तो इसी बात पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था कि अगर फॉरेंसिक जाँच अगर हो रही है तो फिर क्या यह हमारे डेटा की सुरक्षा और अनेक प्रकार के मुद्दे यहाँ पे चुनौतियाँ उभर के निकली थी और यहाँ पे बहुत अच्छी कार्रवाई हुई थी। अगर आप संसद टीवी देखते होंगे जो है तो उसमें आपको ये देखना चाहिए था कि जो भारतीय न्याय संहिता थी और सीआरपीसी अधिनियम था, सब जो अधिनियम पे डिबेट था, बहुत बेहतरीन डिबेट था। तो सांसदों ने अनेक मुद्दे उठाए थे, उससे आपको मेंस में आंसर राइटिंग पे मिलेगा। हालांकि जो है अभी मैगजीन में ही बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी तो अभी समय भी नहीं है, पर अगर ये ऐसे कानून बनते हैं तो उसके डिबेट को आपको देखना चाहिए संसद टीवी पे। तो उनसे यह कहा था कि फॉरेंसिक जांच उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है जिनके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है। 7 वर्ष अगर जिसको कारावास होगा जिस भी अपराधों के लिए या जो कि कारावास के जो दंड उनके लिए मिलना जो अपराध हैं या जो भी कानूनी प्रक्रिया हैं उनके लिए फॉरेंसिक जांच जो है वो अनिवार्य है। अब अगर किसी राज्य के पास फॉरेंसिक सुविधा नहीं है तो वो अन्य राज्यों से जो है वो फॉरेंसिक सुविधाएं ले सकता है। हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप यानी फिंगरप्रिंट, यह क्या करता है कि यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप, आवाज़ के नमूने को एकत्र करने की अनुमति देती है, चाहे व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो या नहीं। इस पे भी बहुत भयंकर विवाद हुआ, बहुत भयंकर विवाद हुआ था इसी पे। तो ये हालांकि यहाँ पे इसको लागू कर दिया गया है, यानी किसी मजिस्ट्रेट को व्यक्ति के हस्ताक्षर, साइन को, हैंडराइटिंग को, उंगलियों की छाप को, आवाज़ के नमूने को क्या करती है, एकत्रित करने की अनुमति देगी, चाहे वो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो या नहीं किया गया हो। कार्रवाइयों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, ठीक है, पीड़ितों की जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना, आरोप तय करना, इसके लिए क्या किया गया, समय सीमा का निर्धारण किया गया। पहले इस समय सीमा नहीं थी। ठीक, फॉरेंसिक जांच को शामिल करने से वकील, पुलिसों, न्यायाधीशों के लिए क्या है, समय सीमा निर्धारित करने से त्वरित न्याय की अवधारणा यहाँ पे साकार होगी। निष्कर्ष में बताया गया कि यहाँ पे हाँ, यहाँ की जो है कि त्वरित न्याय जो है उसकी बात यहाँ पे जो हो रही है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको गति मिलेगी। ठीक है, साकार तो होगी या नहीं होगी अलग बात है, पर उसको गति मिलेगी जरूर। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे साकार होगी, इसको थोड़ा सा उसको अवधारणा को गति मिलेगी या फिर जो है उसमें एक अग्रणी जो कदम ये माना जा सकता है, इसको लिख सकते हैं आप। साकार होगी ये उतना श्योरिटी से कहा नहीं जा सकता, अभी तो जब उसका विवेचना होगी तो देखा जाएगा, तो आपको उसको यहाँ पर सुधार लेना है। कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं भी है इससे भी। तो अभी ये देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उद्देश्य क्या है इसका, कि इसका उद्देश्य यह है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 को प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम क्या करता है, जो सभी दीवानी और सिविल और दीवानी या सिविल और फौजदारी दंडिक कार्रवाइयों में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। मतलब ये है कि जो दीवानी जो होते हैं, दीवानी या सिविल जो मामले होते हैं जिसमें ज़मीन हो गया, मुकदमे अन्य हो गया, और फौजदारी यानी कि जहाँ पे आपराधिक जो है बहुत आपराधिक जो कानून हो रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या है भारतीय न्यायालय में यानी जो कोर्ट्स हैं उसमें साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए यानी जो भी आपको एविडेंस दे रहे हैं, ठीक है, उसकी स्वीकार्यता के लिए नियम बनाने का प्रावधान इसी एक्ट के तहत होता है। उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इसको 1872 में इसको अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को क्या करना है, समेकित करना है, और इसी के साक्ष्यों के आधार पे ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है और क्या करना है, निर्णय सुनाता है। हालांकि इसमें कई बार संशोधन हुए थे। हालिया संशोधन का हुआ था सन 2000 में हुआ था। ठीक है, इसमें बात की गई थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसको स्वीकारता दी जाए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को है स्वीकारता दी जाए। और 2013 में क्या है, बलात्कार के मामलों में सहमति संबंधी जो प्रावधान था उसको जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था। हालांकि यह मुद्दा यह था कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 है, कुछ दशकों से देश में जो भी टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस हुआ उसके अनुरूप नहीं है। साक्ष्य क्या है कि साक्ष्य अगर आप देखिए न्यायालय में अखबार की कार्रवाइयों को मान्यता देता है, और वहीं अगर किसी सोशल मीडिया का वीडियो है या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का वीडियो है, उसको जो है वीडियो इन सेंस की न्यूज़ अगर है उसको वो प्रमाणिक सोर्स नहीं मानता है। ठीक है, किसी अब वो डीडी न्यूज़ को मानेगा पर वो आज तक को नहीं मानेगा। ठीक, ये चैनल पे तो इस तरह की बात है। हालांकि क्या है उसके जो अब ये न्यूज़ की बात के लिए साक्ष्य नहीं माना जाएगा, प्राइमरी सोर्स बदल गया। प्राइमरी सोर्स कहाँ पे, वीडियो मान लीजिए कि किसी आज तक चैनल पे चल रहा है, मान लीजिए XYZ चैनल है, कोई प्राइवेट है, उसके चल रहा है, पर उसका सोर्स क्या है, सोर्स पे बात हो जाती है, वहाँ पे उठ जाती है। तो इसी के कारण क्या है कि अभी टेक्नोलॉजी इस तरह से प्रोग्रेस हो गई है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो रहा है, सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जा रही हैं। और मणिपुर हिंसा में आपने देखा होगा कि जो वीडियो वायरल हुई थी कहाँ से हुई थी, सोशल मीडिया से हुई थी। तो क्या है कि समस्याएं ये आ रही थी कि उसका स्रोत क्या है, किस सोर्स से वायरल हुआ, किसने वायरल किया।
पर यही बात है कि यहाँ पे साक्ष्य के रूप में उसको स्वीकार करने पे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे साक्ष्य न्यायालय बोल देगा डीप फेक वीडियो है, अब फॉरेंसिक जांच, तो फॉरेंसिक जांच अब हो जाएगी, फिर वो क्या लटक जाएगा मामला। इस तरह से तो ताकि जो भी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो रहा है भारत में उसके अनुरूप भारतीय साक्षरता नियम नहीं है, इसलिए उसको जो है उसको यहाँ पे उसको क्या किया गया है कि उसको हम लोग जो है संशोधन करने की मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी और उसमें लगभग कई सारे संशोधन हुए थे, बार बार उसको जोड़ा जा रहा था, उसको बाद में अभी जो है इसमें जोड़ा गया। तो इसका प्रमुख प्रावधान क्या है कि साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकारता यहाँ पे दी गई है, पहले नहीं थी। ठीक है, इसके अंतर्गत यही है कि इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस रिकॉर्ड का जो है क्या होगा कि जो प्रभाव होगा कागजी कानूनी प्रभाव जो है उसी कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। मतलब यह कि पहले होता है ना अखबार को मान्यता होगी पर टीवी वाले चैनल को नहीं मान्यता होगी, तो यही बात यहाँ पे हटाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी किसी कम्युनिकेशन डिवाइस पे स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईमेल, इसमें कई सारी सूचनाएं जो होती हैं उसको साक्ष्य के रूप में यहाँ पे रखा जाएगा। दस्तावेजी साक्ष्य में है कि कई लेखों, मानचित्रों, जो व्यंग्यात्मक चित्र है उसको क्या है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज माना जाएगा। मौखिक साक्ष्य में यह है कि तथ्य के संबंध में जो गवाहों द्वारा जो भी न्यायालय समक्ष बयान शामिल है उस पर क्या है कि उसमें उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को क्या बोला जाएगा, मौखिक साक्ष्य मान लिया जाएगा। जो ज्वाइंट ट्रायल होते हैं, ज्वाइंट ट्रायल का मतलब होता है कि एक ही अपराध से एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से है। इसमें भी एक बात है कि अगर एक व्यक्ति आरोप की जो है कबूलनामा करता है, दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है या साबित हो जाता है, तो दोनों के खिलाफ उसको कबूलनामा माना जाएगा। ठीक, तो यही बात है उसमें कि यानी कि उसमें ज्वाइंट ट्रायल में भी जो है विस्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बदलते जो सिस्टम है, जो बदलती हुई समाज की व्यवस्थाएं हैं और जो अपराध का स्वरूप जिस तरह से बदल रहा है उसके अनुसार से इसको जो है ढालने की कोशिश की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और जो है और ये दूसरा वाला जो आर्टिकल था ये क्या था आपका कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन सारे जो है इनको बनाया गया है। तो निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि जो तीनों नए कानून हैं वास्तव में क्या है, दंडिक न्याय प्रणाली को जो औपनिवेशिक काल है उससे मुक्त करने और जो उसमें क्या है कि उस संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का अवसर देते हैं। ठीक, और इससे क्या होगा, जो नए दंडिक कानून होंगे उसकी नियमित निगरानी, समय समय पर समीक्षा के लिए फ्रेमवर्क क्या होगा, न्यायिक जो दंडिक न्याय प्रणाली है और भारतीय न्याय प्रणाली है उसको आधुनिक बनाने के साथ जो है उसको प्रोग्रेसिव बनाने में भी जो है मददगार साबित होगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे आज के ये आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक आर्टिकल तो लगभग कंप्लीट ही कर लिया, इसमें 3 आर्टिकल था तो इसको हम लोग कर लिया। और कल से जो है हम लोग क्राइम इन रिपोर्ट इंडिया 2022 का रिपोर्ट पढ़ेंगे। आधे घंटे की डेली क्लासेस होती हैं और डेली क्लासेस ये अपलोड होंगी। ठीक है, तो वीडियोज़ को प्लीज़ आप लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक अपने ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए। बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। PT 365 आएगा, उसको एकदम बेहतरीन तरीके से मात्र क्योंकि हमने 6 महीने का लगभग मैगजीन करा दिया है। PT 365 आएगी, उसको हम बता रहे हैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, एक दिन में एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है, प्रीलिम्स से पहले सारा करंट अफेयर यहीं से हो जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, धन्यवाद।